हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 में है जल, वाटर। तो वाटर शब्द से या फिर जल शब्द से सभी बच्चे परिचित हैं। तो आप अपने घरों में जल का उपयोग किन किन कामों में करते हैं? पीने में और कपड़े धोने में और नहाने में, बर्तन धोने में और खाना बनाने में भी करते हैं। तो जल हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। बिना जल से हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और जब गर्मियों के मौसम में पानी की दिक्कत हो जाती है सभी तरफ, शहरों में विशेषकर क्या होता है? पानी की बहुत समस्या हो जाती है। तो ऐसे समय में क्या करते हैं कि लोग पानी के लिए बहुत दूर जाते हैं पानी लाने के लिए। और कभी कभी क्या होता है, जो जहाँ नल लगे होते हैं वहां भी लंबी लंबी कतारें होती होगी। ऐसा शायद आपने देखा होगा। तो जल का महत्व हम तभी समझ पाते हैं जल की कमी जब हमारे बीच होने लगती है। तो ऐसे तो जब हमको जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है तब हम उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब इसकी कमी होने लगती है तब हम इसके महत्व को समझने लगते हैं। और जल के अभाव में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो गर्मी के मौसम में हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो जल स्रोत होते हैं, जल स्रोत मतलब जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है, तो वहाँ जो जल स्रोत होते हैं हमारे आसपास वे सूखने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा। और जो पानी होता है, वो पानी का स्रोत होता है, वो काफी नीचे चला जाता है और पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। और पानी की कमी से आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आप जरूर बताइए। तो आपके परिवार में बिना पानी के क्या हो सकता है? खाना नहीं बना सकते हैं, कपड़े नहीं धो सकते हैं, बर्तन नहीं साफ कर सकते हैं, नहा नहीं सकते और बाकी काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है बिना पानी के। तो इसको अनुभव करने के लिए कभी आप बिना पानी से कहिए कि आपकी माँ को कि आप आज बिना पानी का सारा काम कीजिए। तो बिना पानी के कुछ भी काम नहीं होता। कभी कभी पानी आने में देर हो जाता है, या फिर पानी जिनके घर में सप्लाई पानी होती है तो देखिएगा माँ बोलते कुछ काम नहीं हो रहा है, बिना पानी के पानी ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा सबको सुनने को मिलता होगा। और एक चीज आपने सुना होगा कि पानी जो है हमारे पृथ्वी पर लगभग 70% भाग में है। मतलब जितने महासागर हैं उनमें तो पानी है ही पानी है। और लेकिन फिर भी हमें पानी का इतना शॉर्टेज हो जाता है, इतना कष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो सकता है? तो कभी यदि आपको समुद्र के किनारे वाले स्थान जाने का मौका मिले तो पानी को मुंह में कभी चख कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि पानी कितना खारा है। और इसी खारे पानी के कारण महासागरों के पानी का उपयोग खाने में या फिर दूसरे कामों में या फैक्ट्रियों में भी नहीं किया जाता है। और आपने देखा होगा टीवी पर जो न्यूज़ आते हैं उसमें, या फिर जो समाचार पत्र आते हैं उसमें इस तरह के घटना आपने देखा होगा। देखिए, पानी के लिए लंबी कतार लगी हुई, सब अपने बर्तन, खाली बर्तन को लेकर जहां सप्लाई पानी का टैप है उसके सामने लाइन से खड़े हैं। तो इस तरह की घटनाएं आपको पेपर में या फिर न्यूज में जरूर देखने को मिला होगा। तो इस चित्र में देखिए नीचे कि पानी का क्या क्या उपयोग है। तो पानी का उपयोग पीने में किया जाता है। देखिए, कुएं से पानी उठा रहे हैं और ले जा रहे हैं। तो पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और किन कामों में होता है आपके पानी का उपयोग? खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए, शौचालय के लिए। तो दैनिक जीवन में पानी का हम कितना उपयोग करते हैं एक क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। तो देखिए, इस क्रियाकलाप में एक तरफ है पीने में क्या पानी, ब्रश करने का पानी, और दूसरी तरफ है कि कितने पानी का उपयोग करते हैं। तो आप उसको ग्लास में अंदाजा लगा सकते हैं। तो पीने में कितने ग्लास पानी का आप उपयोग करते हैं यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ग्लास आपके सबके घरों में होगा और ग्लास से मापने के लिए दूसरे मात्रक आपके पास नहीं होंगे मापक, इसलिए आप ग्लास का उपयोग कर सकते हैं। तो एक तरफ आप टेबल एक बनाएंगे और उसमें लिखेंगे पीने में आप कितना पानी उपयोग करते हैं आपके घर में।
तो यहाँ कितने गिलास पानी का उपयोग करते हैं यहाँ लिखेंगे। ब्रश करने में कितने पानी का उपयोग करते हैं यहाँ लिखेंगे। स्नान करने में यहाँ लिखेंगे कितने गिलास अंदाजे, या फिर आप माप के देख सकते हैं एक दिन के लिए। बर्तन साफ करने में कितने पानी का उपयोग होता है, कपड़ा धोने के लिए कितने पानी का उपयोग होता है, शौचालय के लिए कितने पानी का उपयोग होता है, फर्श साफ करने के लिए और दूसरे काम के लिए। तो इस तरह से आपके घर में जो पूरे दिन में पानी का उपयोग होता है उस मात्रा का आप पता करके लिख सकते हैं। तो इससे एक अंदाजा हो जाएगा कि आपके परिवार में लगभग कितने पानी का उपयोग प्रतिदिन किया जा रहा है। तो अब हम जानते हैं कि हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो जल कहाँ से प्राप्त होता है? तालाबों से, कुआं से, चापाकल से और नदियों से। तो ये सारे क्या हैं? मीठे पानी के जल स्रोत हैं, मतलब जो पानी हमारे उपयोग योग्य है, जिसमें लवण की मात्रा कम होती है। तो महासागरों से ही पानी का संबंध होता है, झीलों के साथ, नदियों के साथ। सारी नदियां जाकर महासागरों में मिलती हैं। तो महासागर का पानी जब नमकीन होता है, लेकिन बाकी जगहों का जैसे तालाब का, नदी का पानी नमकीन क्यों नहीं होता? तो नमकीन ना होने का भी कारण है, क्योंकि नदियों में, तालाबों में जो पानी होता है वह कहाँ से आता है? वर्षा के जल के द्वारा आता है। तो उसको हम आगे और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं कि जल के विभिन्न स्रोत। तो आप अपने क्लास के जो आपके दोस्त हैं उनके नाम यहाँ लिखिए और पता कीजिए कि वे पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं, नहाने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं, कपड़ा धोने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं। जैसे यहाँ एक नाम लिखा हुआ सरिता, वो पीने का पानी लाती है चापाकल से, नहाने के लिए पानी लाती है कुआं से और कपड़ा धोने के लिए भी कुआं से। तो इसी तरह से आप अपने दूसरे दोस्तों का भी पता कीजिए। तो ये क्रियाकलाप देखकर आप पता कर सकते हैं कि जो पानी के स्रोत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पीने के लिए अलग स्रोतों से पानी लिया जाता है और नहाने के लिए अलग स्रोतों से। जैसे पीने के लिए चापाकल का, कुआं का प्रयोग किया जाता है, नल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नहाने के लिए शायद तालाब का, नदी का पानी का भी उपयोग किया जाता है। तो जल स्रोत कौन कौन से हो गए? तालाब, कुआं, चापाकल, नदी, ये सारे हो गए। तो ये क्या है? भूमिगत जल के उदाहरण हैं। तो हम सभी इन स्रोतों से लगातार जल निकालते जाते हैं। हमारे दैनंदिन उपयोग के लिए हम क्या करते हैं? पानी निकालते जाते हैं। और जब, अच्छा ये बताइए कि यदि हम इसका लगातार उपयोग करते जाएं तो क्या ये पानी खत्म हो जाएंगे? अच्छा, अब इससे पहले ये प्रश्न मैंने किया, इसके जवाब देने से पहले और एक चीज आपको बता देना चाहती हूँ कि भूमिगत जल क्या होता है। तो भूमिगत जल होता है जब बारिश का पानी जमीन पर आकर ठहरता है, फिर जमीन में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उन छिद्रों से होता हुआ जमीन के नीचे पानी चला जाता है और वो नीचे जमा होते जाता है, जमीन के नीचे एक लेयर में जमा होते जाता है। और जब बारिश अच्छा होता है तो क्या होता है? जो भूमिगत जल होता है, मिट्टी के नीचे जो जल होता है वो अधिक होता है। और यदि वर्षा कम होगी तो क्या होगा? कम पानी सोखेगा, तो क्या हो जाएगा? जब भूमिगत जल कम हो जाएगा। और भूमिगत जल से ही कुआं में पानी मिलता है, तालाब में, नदियों में पानी कहाँ से मिलता है? इन्हीं भूमिगत जलों के कारण। चापाकल में पानी। तो और भी बहुत सारे कारण है भूमिगत जल कम होने के, लेकिन मुख्य कारण क्या है? कम वर्षा होना। और भी जैसे घास नहीं रहेंगे तो क्या होगा? पानी सीधा आएगा नीचे और मिट्टी को बहा कर ले जाएगा, साथ में वो भी बह के चला जाएगा। लेकिन घास रहेंगे, पौधे रहेंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर वो मिट्टी में रुकेगा पानी और वो नीचे रिसकर चला जाएगा। अब आपसे ये प्रश्न था कि यदि भूमिगत जल का उपयोग लगातार होते रहे तो क्या हो जाएगा? क्या ये खाली हो जाएगा? यदि आपका जवाब हाँ है तो पानी की आपूर्ति कैसे किया जा सकता है? तो पानी का आपूर्ति कैसे किया जा सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। तो पानी जो है वर्षा के रूप में हमको भूमिगत जल में प्राप्त होता है। तो वर्षा में आप सभी भीगते हैं, आपको वर्षा के बारे में भी पता है, बहुत अच्छा लगता होगा सभी बच्चे को। और बचपन से ही हम पानी को, वर्षा को, बादल को लेकर बहुत सारी कविताएं पढ़ चुके हैं। तो उनमें से एक बहुत अच्छी कविता है, जैसे काले मेघा पानी तो बरसा रे।
तो इस तरह का जो कविता है ये क्या है, काले मेघा किसको कहा जा रहा है? जब बादल, जो पानी बरसाने वाले बादल हैं, वे जब पानी बरसाएंगे उससे पहले उसका रंग कैसा होता है? काला हो जाता है, काले काले मेघा। सफेद बादल से बारिश नहीं होता, काले काले बादलों से बारिश होता है। तो काले मेघा जब बारिश बरसाएंगे तभी चारों तरफ पानी रहेगा और हरियाली रहेगी, है ना। तो वर्षा से ही इन सब में पानी भरता है। जितने भी जल स्रोत हैं, नदी, तालाब, ये सारे में पानी कहाँ से आता है? वर्षा का पानी आता है। इसलिए वर्षा क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। वर्षा के अभाव में ये सभी नदी नाले क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, क्योंकि नदी नालों को पानी कहाँ से मिलता है? वर्षा से ही मिलता है। और आप जानते ही हैं कि 2/3 भाग पृथ्वी का क्या है? जल है, पानी है। और इसमें ज्यादा अधिकांश क्या है? महासागर और समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। और समुद्र महासागरों का जल कैसा है? लवणीय है, लवण घुले हुए हैं और लवण घुले होने के कारण इस पानी का उपयोग हम घरेलू कार्यों में या फिर कृषि कार्य या उद्योगों में नहीं कर सकते। और दूसरी ओर नदी, झील, तालाब जल आपूर्ति के लिए महासागरों पर निर्भर हैं और ये जुड़े हुए हैं महासागरों से। लेकिन फिर भी क्या है, इसका जो पानी है वो खारा नहीं है, ये मीठा जल है जो नदी तालाब में होता है। तो इसका कारण क्या है उसको देखते हैं। तो इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक चौड़े मुंह का आप एक जार ले लेंगे, ठीक है। एक जार ले लेंगे जिसका एक चौड़ा सा मुंह होगा, ठीक है। आपने जार ले लिया। अब उसके नीचे छोटे छोटे पत्थर डाल देंगे और पत्थर का एक लेयर डाल दिया आपने। इसके बाद इसके ऊपर एक बालू का लेयर डालेंगे। बालू का लेयर के बाद आप मिट्टी का लेयर डालेंगे। तो लगभग आधा जो है जार वो भर जाएगा इससे, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे पौधे लगा देंगे। क्या लगाएंगे? छोटे छोटे पौधे लगा देंगे। अब इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके पानी डालेंगे। अब उसके बाद जो ढक्कन है इसका टाइट से बंद कर देंगे। ऊपर जो ढक्कन है उसको टाइट से बंद कर देंगे। आपने इतना किया और इस जार को कुछ दिनों तक क्या करेंगे? धूप में रखकर प्रतिदिन उसका अवलोकन करेंगे। कहाँ रखेंगे? धूप में। देखिए इस तरह से जार को आप धूप में रख दिए। कांच का जार है, नीचे आप कंकड़ डाला, फिर बालू डाला, फिर मिट्टी डाला और यहाँ पौधे लगाकर थोड़े पानी ड्रॉप ड्रॉप पानी डालकर इसको ढक्कन को टाइट से बंद कर दिया और इसको धूप में रख दिया। अब इसके बाद जो होता है उसको आप इसमें नोट करते जाइए। तो पहले दिन आप इसको धूप में रखिए, इसका अवलोकन कीजिए, फिर दूसरे दिन रखिए, अवलोकन कीजिए, तीसरे दिन रखिए, अवलोकन कीजिए। तो इस तरह से कुछ दिनों तक आप इसका अवलोकन करते जाइए। और इस क्रियाकलाप में प्रकृति के एक छोटे किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण जो क्रिया है उसकी ओर संकेत करता है। तो वो कौन सी क्रिया है? वो क्रिया है जल चक्र का प्रारूप। तो क्या है, ये क्या हो रहा है इसके अंदर? देखिए हाँ, जब इसको धूप में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? छोटे छोटे ड्रॉपलेट दिख रहा है ना आपको? इस जार के बाहर में छोटा छोटा जैसे पानी का बूंद बूंद दिख रहा है। तो ये क्या हो रहे हैं? मिट्टी, खाना सब कुछ है उसको, वो पानी क्या है ऊपर उठ रहा है भाप बन के, फिर पौधे ले रहे हैं। तो ये जो क्रिया हो रहा है ये क्या है? जल चक्र का क्रिया। जल चक्र, वाटर साइकिल। जल चक्र पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। जल चक्र क्या है? जल का एक रूप से उसके दूसरे रूप में परिवर्तन, और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने का जो चक्रीय प्रक्रिया है उसी को जल चक्र कहते हैं। और इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता है। जो हजारों साल पहले जितना पानी था वही पानी अब भी है, क्योंकि वो क्या हो रहा है? एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है, वो तो क्षय नहीं हो रहा, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। तो आप ये जो क्रिया है जल चक्र का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, ये कैसे होता है समझिए। तो देखिए ये तालाब है, तालाब में पानी है, तो क्या होता है? सूर्य का यहाँ पे रोशनी पड़ रहा है, जो तालाब का पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठ रहा है,
फिर ये भाप ऊपर जाकर ठंडा होकर बादल का रूप ले ले रहा है। और बादल क्या होते हैं, एक दूसरे जहां उसको ठंडक मिलेगा वो एक दूसरे के साथ जुड़कर हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक जो बादल होते हैं बहा कर ले जाते हैं। और जहां वो संघनित होते हैं, ठंडा होकर जमकर क्या होते हैं, संघनित होते हैं, फिर वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। तो पानी से शुरू हुआ, फिर पानी पर खत्म हुआ। तो ये क्या हो रहा है, एक चक्र हो जा रहा है। और यही चक्र क्या है, जल चक्र है। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि धूप में जो सूखते कपड़े हैं वो सूखने का उसका प्रक्रिया क्या है। तो हम क्या करते हैं, कपड़े को धोते हैं और उसको धूप में सुखा देते हैं। और जब सूर्य का रोशनी रहता है, धूप रहता है, तब कपड़ा धीरे धीरे, कपड़े में जो पानी रहता है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और जो कपड़े का पानी है वो समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे कपड़ा सूख जाता है। देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, अलगनी पर सूखते कपड़े। तो यही प्रक्रिया साधारणतः सभी घरों में उपयोग किया जाता है। धूप में कपड़ों को टांग दिया जाता है और वो सूख जाता है। तो ये भी क्या हुआ, जल चक्र का ही हिस्सा है ना। क्या आपने कभी खाना बनाते समय खाने से जल को बाष्पित होते देखा है? तो आपने देखा होगा माँ जब भात बनाती हैं तो जब गैस पर या चूल्हे पर बर्तन को चढ़ाती हैं, पानी डालती हैं, चावल डालती, उसके बाद क्या होता है, उसमें से भाप निकलता है और वो भाप थोड़ा ऊपर जाकर कैसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना। तो ये क्या होता है, जो धुंधला धुंधला जो ऊपर निकल रहा है धुआं जैसा, वो क्या है, भाप है। किसका भाप है, वही पानी का भाप है। और जल जब बाष्पित होता है और तो क्या बनता है, भाप बनता है। यदि आप पानी को गर्म करेंगे, समुद्र के पानी को सोचिए आप गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें से जो भाप पानी होगा वो भाप बनकर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या शेष रह जाएगा, नमक शेष खत्म रह जाएगा, क्योंकि उसमें नमक घुला होता है। और ये जो नमक वाला पानी का आपने अनुभव देखा, तो इसको देख करने के लिए आपको समुद्र का पानी ना मिले तो आप पानी में नमक घोलकर भी कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल को। तो इससे क्या आपका अनुभव होगा, क्या आप समझेंगे, ये जो प्रक्रिया करेंगे तो इससे समझेंगे कि गर्म करने पर जल क्या हो जाता है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जबकि जो नमक है वो वाष्पित नहीं होता है। तो आप अपने दैनिक जीवन में जल की वाष्पन की क्रिया से परिचित हैं, क्योंकि पानी गर्म होते आप अक्सर देखे होंगे, सब्जियां बनते, चावल बनते देखा होगा, तो उसमें भाप बनते हुए भी देखा होगा। सड़कों में, खेतों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों में जो जल है वो जल वाष्प में परिवर्तित होता है। तो बारिश जब होता है तब आप देखिए कि सड़कों पर या फिर किसी जगह गड्ढों पर पानी जमा हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन जब धूप निकलता है उसके बाद देखिएगा कि वो पानी नहीं है, तो वो पानी कहाँ चला गया, तो वो भी वाष्पन की क्रिया द्वारा ऊपर चला गया है या फिर मिट्टी के द्वारा सोख कर नीचे चला गया। तो वाष्पन के लिए जो क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। जैसे गैस, चूल्हे का उष्मा से आपके घर में जो पानी गर्म होता है वो भाप बनता है, तो उसी तरह से जो जलाशयों में पानी है, तालाब, नदी में, नालों में पानी है, उसको उष्मा कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, बहुत तेज होता है और उसी से कपड़े सूख जाते हैं, अचार बन जाते, पापड़ सूख जाते हैं। तो उसी से क्या हो जाता है कि पानी भी भाप बनकर ऊपर चला जाता है। तो अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। तो विज्ञान में तो बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, क्योंकि विज्ञान तो प्रैक्टिकल से ही हम मानेंगे, बिना प्रैक्टिकल किए हम किसी तथ्य को नहीं मानेंगे, है ना। तो दो एक जैसे प्लेट लेंगे, एक प्लेट को धूप में और दूसरी को छाया में रखेंगे। जहां धूप नहीं हो वैसे जगह रखेंगे एक प्लेट को, और एक प्लेट को जहां धूप हो वहां रखेंगे। अब दोनों प्लेट में बराबर मात्रा में जल भरेंगे। जल को मापने के लिए बोतल के ढक्कन का उपयोग करेंगे। तो दोनों बोतल में क्या करेंगे, बोतल में पानी लेंगे और उसका जो ढक्कन होगा उस ढक्कन में मापते हुए दोनों प्लेट में समान मात्रा में पानी लेंगे। एक को धूप में रखेंगे और एक को छांव में रखेंगे। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, प्लेट में पानी का वाष्पन, दोनों प्लेट में समान पानी है और एक को धूप में रखा गया है और एक को छांव में रखा गया है।
तो प्रत्येक आधे घंटे में दोनों प्लेटों का अवलोकन करेंगे। दोनों प्लेट को देखेंगे आधे आधे घंटे में कि उसमें क्या अंतर होता है। तो किस प्लेट का पानी समाप्त होता है और कौन सा प्लेट में पानी रह जाता है, इसको हम देखेंगे। तो देखेंगे कि धूप में रखी प्लेट का पानी जल्दी घटने लगता है, मतलब वो पानी कम होने लगता है। जिसका कारण क्या है? सौर ऊर्जा, क्योंकि वो सूर्य के ताप से गर्म हो रहा है। और जो अंदर रखा छांव में प्लेट है उसमें पानी बहुत कम, मतलब ज्यादा पानी भाप नहीं बनेगा। तो दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों में जो भरे जल है उस पर पड़ती है। सूर्य का प्रकाश सभी जगह पड़ता है, तो इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर क्या होता है? बाष्प में परिवर्तित होता है, भाप बनता है। और इस जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। जो लवण होता है वो पानी में ही रह जाता है, क्योंकि वो भाप नहीं बन सकता। और जो पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है। और जल के बाष्पन की यह क्रिया धीमी होती है। जो बाष्पन की क्रिया होती है बहुत धीमी धीमी होती है। और इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि छांव में रखी हुई प्लेट का पानी भी बाष्पित होता है, परंतु उसमें अधिक समय लगता है। लेकिन जब उसको ताप मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्य का ताप मिलता है, तो क्या होता है? वो जल्दी बाष्पित हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सूर्य के प्रकाश से होने वाला बाष्पन तेजी से होता है और कम समय लगता है। सूर्य की ऊर्जा के में जो सूर्य के ताप जहां पड़ रहा है जिस प्लेट पर, उसका पानी क्या होता है? जल्दी भाप में बदलता है और जल्दी खट जाता है। लेकिन जो छांव में प्लेट रखा हुआ था उसमें क्या हुआ? बाष्पन की क्रिया बहुत धीमी हुई और उस प्लेट का जो पानी है उसको खत्म होने में अधिक समय लगेगा। जल से भरी बाल्टी में हम जल की छति बहुत कम देख पाते हैं, क्योंकि वो जो बाष्पन की क्रिया होती है क्या होती है? बहुत धीमी होती है, जिसे आपने यहाँ अभी समझा। तो छांव में रखे जल को बाष्पन हेतु ऊष्मा कहाँ से मिलती है? तो दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाती है, जो छांव में रखे जल को बाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है, तो आप गर्मी के दिनों में घने पेड़ों की छांव में बैठे होंगे, वहां हमें शीतलता मिलती है। क्या आपने सोचा है कि ये कैसे होता है? क्यों पेड़ों के नीचे हमको ठंडक महसूस होती है? तो क्या कारण है? इसी बाष्पन की क्रिया के कारण ही हमको पेड़ों के नीचे छांव में ठंडक महसूस होती है। तो पौधे द्वारा जल की क्षति, तो पौधे के द्वारा जल की क्षति किस तरह से होती है उसे अब हम देखते हैं। तो हमारी तरह पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। जैसे हम बिना पानी के भोजन नहीं बना सकते, तो उसी तरह पौधे भी बिना पानी के भोजन नहीं बना सकते। जल की कुछ मात्रा विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं पौधे, और शेष जल क्या करते हैं? बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल बाष्प के रूप में वायु में छोड़ देते हैं, और वायु में जल और बाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों का प्रवेश करता है। तो ये सारी क्रियाएं होते हैं। वे क्या करते हैं? कुछ जल तो अपने में रख लेते हैं, लेकिन बाकी जो जल होता है उसको वो जल बाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ देते हैं। तो और इसी जल बाष्प के कारण क्या होता है? हमको पेड़ों के नीचे ठंडक महसूस होता है ना? तो अब आप समझ गए होंगे कि पेड़ों के नीचे ठंडक क्यों महसूस होती है। अब और एक क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है? तो अब हम थोड़ा बादल के साथ खेलते हैं। तो ये क्रियाकलाप जो है 5वां नंबर का है। तो एक जार में गर्म जल लेंगे, एक जार लेंगे, उसमें गर्म पानी लेंगे और जार का ढक्कन उलटकर उसके मुंह पर रख देंगे। एक पानी जो ढक्कन होगा उसको जार के ऊपर उलटकर रख देंगे। जार के ढक्कन के ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े रख देंगे। जार में गर्म पानी भरा, उसके जो प्लेट है उसको ढक्कन को उलट कर रख दिया और जो प्लेट के ऊपर क्या करेंगे? बर्फ रख देंगे।
अब क्या होगा कि थोड़ी देर रुकेंगे और देखेंगे कि जार में क्या परिवर्तन होता है। तो आप उसमें क्या अंतर देखते हैं? तो ये जो क्रियाकलाप है इसमें बादल जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है ना। देखिए इस चित्र में देखते हैं, ढक्कन खोलने, जब हम उसके ढक्कन को खोलने पर बादल जैसा बाहर निकलता दिखाई देगा। तो ऐसा क्या, ये सारे क्या है? बाष्पन एवं संघनन के कारण होता है। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, बादल का प्रारूप क्या है? ये जार में आप क्या किए? गर्म पानी भर दिए, उसके बाद उसके ऊपर जो ढक्कन है उसको उलट कर रख दिया आपने, ठीक है, उलट कर रख दिया, और ढक्कन के ऊपर क्या है? बर्फ रख दिया। अब जब देखेंगे कि ये जो गर्म पानी है भाप बनता, गर्म है, भाप बनकर ये ऊपर उठ रहा है, जब आप ढक्कन को खोल देंगे तब देखेंगे ये जैसे, ये कैसे दिख रहा है? बादल जैसा कुछ धुंधला धुंधला चीज दिख रहा है, पूरे बोतल में बादल जैसा चीज भर गया है। तो ये क्या है? बाष्पन है, बाष्प, भाप बन रहा है पानी का, और ये यहाँ संघनित होकर, ठंडा होने के कारण संघनित होकर यहाँ बादल के रूप में जमा हो जा रहा है। तो बादल की जो बनने की क्रिया होती है वो भी इसी प्रकार की होती है। तो इसी प्रकार का और एक क्रियाकलाप है कि एक ग्लास को पानी से आधा भर लेंगे, उसकी बाहरी दीवारों को कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालेंगे। ये जो ग्लास है इसमें आधा पानी भर कर इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालेंगे और ग्लास का जो बाहरी हिस्सा है उसको अच्छे से पोंछ देंगे कपड़े की सहायता से। देखिए ग्लास की बाहरी पृष्ठ पर जल की कुछ बूंदे। तो कुछ समय बाद देखेंगे कि ग्लास के बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदे प्रकट हो जाती है। तो ये चीज आप कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं, जब फ्रिज का पानी आप एक ग्लास में लेंगे तो चाहे स्टील का हो या फिर कांच का ग्लास हो, देखेंगे कि ग्लास के बाहरी सतह पे छोटे छोटे बूंद हो गए हैं, है ना। तो ये क्या है? जो जलवाष्प आपके वातावरण में था वो क्या हो गया? संघनित होकर ग्लास के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यही है वाष्प का संघनित होना और जल की बूंदों में परिवर्तित होना। तो बर्फ युक्त जो ग्लास है उसकी बाहरी सतह बाहर की ठंडा जो हवा है, ठंड हवा है, को क्या कर दे रही है? और ज्यादा ठंडा कर दे रही है, और जलवाष्प जो है ग्लास की सतह पर क्या हो जा रहा है? संघनित हो जा रहा है और वो बूंद के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब हम फिर से एक बार वाष्पन और संघनन को समझते हैं। वाष्पन क्या है? जब पानी किसी जगह पर, किसी बर्तन में ही हो और नीचे से आपने आग जलाया तो क्या होगा? जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, और यदि कुछ ऊंचाई पर उसको ठंडक मिल जाता है तो वो संघनित हो जाता है। जैसे ही वाष्प को ठंडक मिलेगा वो संघनित हो जाएगा और संघनित होकर वापस जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये वाष्पन और संघनन की जो क्रिया है काफी महत्वपूर्ण है, और इसी के कारण जो भाप का बना हुआ जो पानी है वो वापस पृथ्वी पर आता है। तो क्या होता है? नदियों तालाबों में जो पानी है वो सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर भाप बनता है, फिर वो ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठकर उसको जहां पर ठंडक मिलती है वहां वो जमा हो जाता है। और यही जो जलवाष्प होता है वो जहां ठंडक मिलती है संघनित होते हैं और वापस वर्षा के बूंद के रूप में नीचे जमीन पर आ जाते हैं, और इसी तरह से जल चक्र कंप्लीट होता है और जल की आपूर्ति पृथ्वी पर बनी रहती है। तो जल की क्षति नहीं होती है, जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। आशा करती हूँ आप इसे समझ गए होंगे जल चक्र को। तो इसके आगे हम वर्षा के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में जानेंगे, जल के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइए। थैंक यू।